जय हिंद बच्चों। देखिए हमारा सब्जेक्ट अर्थशास्त्र इकाई 4, इसका पहला चैप्टर विकास। कल मैंने आपको विकास के विषय में जानकारी दी थी। विकास सबका अलग अलग होता है, हर किसी का विकास अपना अलग अलग होता है। एक जैसा विकास तो पूरे देश का विकास होगा तो सभी का विकास है, लेकिन हर किसी का, जैसे कि मैं ही हूँ, अगर मेरा किसी कार्य में कोई विकास हो रहा है, कोई मेरे लिए कोई कार्य में उन्नति हो रही है और हो सके वो दूसरे को पसंद ना हो, तो उसके लिए तो वो विनाश ही है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है वो खुश हो। तो कल मैंने विकास के विषय में जानकारी दी थी आपको। इसके 2 कारक बताए थे। आर्थिक विकास के निर्धारक 2 कारक थे। उसमें एक था आर्थिक और दूसरा था गैर आर्थिक। तो आर्थिक विकास के विषय में कल 4 पॉइंट करा दिए थे। अब बताऊंगी गैर आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों का आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, यानी कि सीधा सीधा असर पड़ता है। इसके विपरीत और गैर आर्थिक कारक आर्थिक कारकों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। गैर आर्थिक कारकों में राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं। इन संस्थाओं के प्रतिकूल रहने पर आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। मंद यानी कि मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के अर्ध विकसित होने का एक प्रधान कारण रहा। वो किस नीति के कारण रहा? भारत में आधारभूत एवं पूंजीगत उद्योगों का विकास नहीं हो सका। वो किस कारण नहीं हो सका? जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों के आने से पूर्व जो हमारा देश था, वो हमारा देश कैसा था? हमारा देश की अर्थव्यवस्था जो थी वो सुदृढ़ थी, मजबूत थी और स्वावलंबी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे देश के साथ भेदभाव किया और भेदभाव के कारण अर्ध विकसित देश रहा। हमारे देश में पहले से बहुत कुछ था, तभी तो हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इसी भेदभाव के कारण ही भारत में आधारभूत पूंजीगत उद्योगों का विकास नहीं हो सका। उचित शिक्षा और प्रशिक्षण से श्रम की कुशलता और उत्पादक क्षमता बढ़ती है। यदि देश की सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएं सामाजिक चेतना तथा जीवन के अनेक मूल्यों को विकसित करती है, तब इसका आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो समझ में आया बच्चों? आर्थिक और गैर आर्थिक अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव होता है और आर्थिक में प्रत्यक्ष रूप से। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विकास क्या वादा करता है? विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। देखिए विभिन्न व्यक्ति, हर व्यक्ति की अलग अलग उनका लक्ष्य होता है, अलग अलग उनकी आकांक्षाएं होती है। तो इस तालिका में देखिए व्यक्ति की श्रेणी और व्यक्ति के लक्ष्य एवं आकांक्षाएं। तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, भूमिहीन जिसके पास भूमि नहीं है, काम करने के अधिक दिन और बेहतर पारिश्रमिक स्थानीय स्कूल और उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं, और गांव में वे भी नेता बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिसके पास भूमि है उसी के ही बच्चे शिक्षा पाएंगे या उन्हीं के ही नेता बनेंगे। बच्चों के अंदर लगन होनी चाहिए किसी काम को करने के लिए। और सेकंड आता है पंजाब के समृद्ध विकास।
किसानों को उनकी उपज के लिए किसानों को उनकी उपज के लिए अधिक समर्थन मूल्य और परिश्रम और सस्ते उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित अपने बच्चों देखिए, पंजाब के समृद्ध विकास किसानों को उनकी उपज के लिए अधिक समर्थन मूल्य और परिश्रम और सस्ते श्रमिकों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सके यानी कि विदेशों में वे रहने लगे। किसान जो खेती करने के लिए वर्षा पर निर्भर है। देखिए, ऐसे भी किसान हैं जो खेती करने के लिए वर्षा पर निर्भर है, यानी कि वर्षा होगी, बारिश होगी तो फसल उगेगी और बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी। ऐसे खेतों को बोला जाता है, जैसे ऊंचे नीचे खेत होते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं होती है, तो वहाँ बारिश के ऊपर जो अब की फसल बोई जा रही है
चारा यानी कि बो दिया है और बारिश हुई तो उग गया है, और बारिश नहीं होगी तो वो नहीं होगा। तो ऐसे भी किसान बारिश के ऊपर निर्भर हैं। अच्छी बरसात हो जाती है तो अच्छी बारिश होने के कारण अच्छी फसल उग जाती है, अच्छा उनको क्या ना चारा उगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उनका कम से कम जितना वो लागत लगाते हैं, बीज डालते हैं, खाद डालते हैं, तो वो उनका व्यर्थ ना जाए। नेक्स्ट है हमारा शहर के धनी परिवार देखिए शहर के धनी जो परिवार के जो लड़का है या धनी परिवार की लड़की है, देखिए शहर के एक धनी परिवार का एक लड़का, वो भी अपना निर्णय खुद ले सकता है और परिवार की तरफ से वो आज़ाद, यानी कि उसको किसी भी काम को करने में, कोई अपना बिजनेस जोड़ने में, कहीं पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वो अपना निर्णय खुद ले सकता है। ठीक उसी तरह शहर के धनी परिवार की एक लड़की अपने भाई के जैसी स्वतंत्रता, उसके भाई जैसी स्वतंत्रता मिलती है उसको, यानी कि आज़ादी मिलती है, और वह अपने निर्णय स्वयं ले सकती है। गरीब परिवार की तो नहीं ले सकती, क्योंकि गरीब परिवार की अगर लड़की होगी और वो अपना निर्णय लेंगी तो पहली बात तो उसे परिवार ही नहीं जाने देगा कहीं भी कि तूने ऐसा सोच कैसे लिया, क्या कर सकती है, बाहर अकेले कैसे जाएगी, किसके साथ जाएगी, क्या करेगी। तो उसके आधे काम बिना पैसों के रुक जाते हैं, और जो धनी व्यक्ति होता है तो उसके तो काम कभी रुकते ही नहीं हैं। और वो इतना निर्णय ले सकती है कि वे अपनी पढ़ाई के लिए विदेश में भी जा सकती है, पढ़ाई करने के लिए कहीं भी जाकर अपनी पढ़ाई कर सकती है, क्योंकि जब पैसा होगा
तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी, और पैसा नहीं होगा तो वो कहीं भी नहीं जाएगी, वो अपने गांव के स्कूल में भी नहीं पढ़ाई कर सकती। तो जो शहरी धनी यानी कि जो धनी परिवार होता है, उनके बच्चों में चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनमें कोई इतना अंतर नहीं होता है। ये नहीं देखा जाता है कि लड़की कैसी जाएगी, कौन छोड़ कर आएगा, कैसे आएगी, कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा, उसको पूरी आज़ादी होती है, क्योंकि पैसा समय पे मिल जाता है। और निर्धन परिवार की होगी तो उसके लिए हर चीज़ सोचनी पड़ती है, इतना खर्च कहाँ से लाएंगे, ज़्यादा पढ़ लेगी तो आगे भी दिक्कत होगी कि हम इतने उसकी फिर शादी करने में भी हमें परेशानी होगी, क्योंकि हम उसके लेवल का लड़का, अगर उसने पढ़ाई कर भी ली इत्तेफाक से और उसके लेवल का लड़का नहीं मिला तो भी उसे परेशानी होगी, लेकिन धनी परिवार को ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आय और अन्य लक्ष्य। ये थे हमारे थर्ड पॉइंट के। अब आएगा फोर्थ, आय और अन्य लक्ष्य। देखिए, आय होती है हमारी जो हम कमाते हैं, उसे बोलते हैं हम हमारी आय कितनी हुई और व्यय खर्च कितना हुआ। आय और लक्ष्य, अधिक आय चाहने वाले अतिरिक्त लोग, ऐसे हर कोई चाहता है कि हमारी अधिक इनकम हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि हमें कम पैसा मिले या हम ये काम जब कर लेंगे, आधे काम बिना पैसों के रुक भी जाते हैं। तो हर कोई चाहता है कि हमारी आय बढ़ती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा ही मिले। तो अतिरिक्त लोग स्वतंत्र, बराबरी का व्यवहार, सुरक्षा और दूसरों से सम्मान पाने के लिए अधिक इच्छा रखते हैं कि हमारा सम्मान भी दूसरे से, मतलब दूसरे के साथ इतना व्यवहार करने में। जो धनी व्यक्ति है, मान लिया गरीब व्यक्ति है, उसकी आय अच्छी नहीं है, वो कुछ कमा नहीं पा रहा है, तो वो अमीर के साथ उसकी तालमेल नहीं लगेगी ना। अगर निर्धन परिवार है और अमीर लोगों के साथ में वो रहने लगे या कुछ काम करने लगे तो वो ऐसे उनके साथ नहीं कर पाने का। तो वो बराबर का व्यवहार और दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं कि मेरा भी आय बढ़े और मैं भी इसके जैसा ही कार्य करूं। उदाहरणतः हमारे देश क्या, हमारे परिवार, अपने शहर, अपने गांव में यही देख लीजिए। तो अपने परिवार पर देख लीजिए, हमारे परिवार के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, काम करने का वातावरण कैसा होगा, या सीखने का क्या अवसर मिलेंगे, या नौकरी हमारी जो जॉब होगी उसमें क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, ये सब काम करने का वातावरण हमें मतलब हमारे लिए कैसा होगा, और क्या हमें सीखने को मिलेगा, क्या हमें कुछ सीखने के बाद क्या अवसर मिलेंगे। हो सकता है हम जहाँ जॉब कर रहे हैं तो वहाँ कम सैलरी हो, यानी कि कम पैसा हो, लेकिन हमें और सुविधा अधिक मिल रही हो। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कम पेमेंट पे, कम सैलरी पे भी काम कर लेता है, लेकिन उसे कुछ ना कुछ सुविधा और अलग से उपलब्ध हो सकती है। अगर हम कहीं दूसरी जगह अधिक पैसा कमाने के लिए, अधिक धन कमाने के लिए अगर दूसरी जगह चले जाएं और दूसरी जगह हम सोचें कि हमें तो अधिक हमारी आय में वृद्धि होगी, तो एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है लेकिन कार्य की कुशलता नहीं दे सकती। अधिक पैसा तो दे देगी लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसमें किसी ना किसी चीज़ से कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ सुविधा मिलेगी तो कुछ असुविधा भी हो सकती है। तो परिवार के लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिलेगा हमें। अगर हम अधिक सैलरी पे अधिक समय के लिए काम करने जा रहे हैं तो परिवार को नहीं देख पाने के, परिवार को देखने, परिवार की सुरक्षा करने, परिवार को पालने, देख रेख करने में उसको समय नहीं मिलेगा। परिणाम स्वरूप आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना स्वतः ही घट जाएगी। घट कैसे जाएगी? जब आप कमाने के पीछे लगे रहो, परिवार को समय ही नहीं दोगे तो वो काम जो होगा परिवार के लिए वो कोई ना कोई और तो करेगा ही, कहीं ना कहीं तो उसका पैसा जाएगा ही।
इस प्रकार विकास के लिए हमें मिले जुले लक्ष्यों को देखना होता है। जैसे एक महिला अधिक वेतन भोगी तो हो सकती है, यानी कि अधिक का वेतन तो अधिक पेमेंट तो ले सकती है, अधिक कमाई तो कर सकती है, लेकिन उसे परिवार का काम कर मतलब परिवार को नहीं देख सकती। और उसके लिए जो वो ज़्यादा कमा रही है तो उसके लिए परिवार काम करने के लिए तैयार होगा, मतलब उसको करना पड़ेगा, परिवार को भी उसका हाथ बटाना पड़ेगा, तभी तो वो पूरा टाइम दे पाएगी। तो यदि महिलाओं के लिए आदर है तो घर में अनेक कामकाज में अधिक हाथ बटाया जाएगा। अगर वो अधिक वेतनभोगी है, अधिक पैसा कमा रही है, तो परिवार में उसको किसी ना किसी को हाथ बटाना होगा, तभी वो काम होगा। अगर किसी और से कराएंगे तो वो पैसा बाहर देना पड़ेगा। तो ये हमारी आय तभी हमारी अच्छी होगी अगर परिवार भी उसमें पूरा साथ देगा, तभी वो महिला या लड़की या लड़का कोई भी साथ देगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा राष्ट्रीय विकास। देखिए, राष्ट्रीय विकास लक्ष्य भिन्न भिन्न होने के कारण भी सबके लक्ष्य भी भिन्न होते हैं और सबकी कमाई भी, सबका विकास भी अलग अलग होता है। राष्ट्रीय विकास के विषय में धारणा भी भिन्न भिन्न हो, मतलब भिन्न प्रकार की होती है। वो कैसे कि राष्ट्रीय विकास का मतलब है, जैसे मान लिया आप कहीं कुछ चीज़ कहीं से ला रहे हैं, हमारे देश में जैसे कोई चीज़ बाहर से आ रही है और उसकी अच्छी सेलिंग हो रही है, अच्छा उसका पैसा मिल रहा है हमें दूसरे वहाँ से लाने में, और हम उस पर कार्य आगे बढ़ते ही जा रहा है, तो वो विकास के लिए कार्य होगा। अगर हमें घाटा खाना पड़ेगा तो हमारा उसमें राष्ट्रीय विकास कुछ भी नहीं होने का। जैसे कि एक महीने के बाद अगर 7 लोग कहने का मतलब है कि एक जहाज ने कोई भी हमारा सामान दूसरे उस जगह से आ रहा है, एक जहाज ने अगर 500 टन जहरीले पदार्थ अवशेष एक शहर में खुले कूड़े और आसपास के समुद्र में डाल दिए, तो उससे अफ्रीका देश यानी कि दूसरे देश, अगर हमारे देखो यहाँ से हम पेट्रोल डीजल या कोई और चीज़ उससे मंगाते हैं और उसे सप्लाई करते हैं और हमारी चीज़ वहाँ पे जाती है, तो हमें उसका अच्छा पैसा मिलता है, तो वो हमारे राष्ट्रीय विकास के, हमारे भारत के विकास में लगेगा। हमारे भारत में विकास में लगेगा तो हम सबका विकास होगा। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए? देखिए, जब हम विभिन्न वस्तुओं की तुलना करते हैं तो उसमें समानता और अंतर होना स्वाभाविक है। वो कैसे है? हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं? कौन कौन सी पहलुएं हैं? जैसे कक्षा में विद्यार्थी को ही देखते हैं, हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना में ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार कर सकते हैं। जैसे कई बार देखते हैं कक्षा में कि मान लिया कोई बच्चा ही बैठा है और देखते हैं कि ये बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है, ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो उसमें आपस में ही पता लग जाता है कि कौन सा बच्चा कार्य कर रहा है, कौन सी क्लास अच्छी है, कौन सी नहीं है। ऐसे ही ठीक देशों या राज्यों की तुलना, देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मान लिया जाता है, यानी कि उनकी कमाई जो है उनको बड़ा मान लिया जाता है। जिन देशों की आय अधिक होती है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। जिस देश की कमाई अच्छी होगी तो उसे विकसित देश माना जाएगा। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में जो भी व्यक्ति इधर उधर के भी नागरिक गए हुए हैं वो अच्छी सैलरी पर अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा बिजनेस ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और उससे अपना इनकम बढ़ा रखी है, तो वो विकसित माना जाता है।
जिसकी ज़्यादा कमाई होगी उसी देश को विकसित माना जाएगा। तो बच्चों औसत आय ये कल मैं आपको बताऊंगी, इसकी तालिका बनाकर कल समझाऊंगी। आज बस इतना ही है, कल हम औसत आय टॉपिक पर बताएंगे और आय और अन्य मापदंड के विषय में। धन्यवाद।